प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल लेसन के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम बात करेंगे आज कक्षा 10वीं का केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और ये आपका आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। कम से कम लेक्चर में चैप्टर को फिनिश किया जा रहा है बच्चे, लेकिन लेक्चर कम नहीं है। देखिए एक घंटे से ज़्यादा के लेक्चर हैं और इसी को हम बच्चे 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट पढ़ा के आप लाइव क्लास ला के आपसे हाय हेलो करते करते आपको मैं इस लेक्चर को बहुत लंबा कर दूँ तो ये मेरे लिए नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि बच्चों का इसमें बहुत टाइम इनसे अच्छे होता है। और मेरा मानना है कि भाई मेरा पढ़ने का तरीका है, मैं रिकॉर्डेड क्लास से ज़्यादा पढ़ता हूँ। लाइव में मुझे दिक्कत ये होता है कि बच्चे उसमें बार बार कमेंट करेंगे, टीचर थोड़े इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, टीचर उसको डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं, समझाने लगते हैं, इसमें समय ख़राब होता है। इसीलिए मैं ज़्यादा क्लासेस रिकॉर्डेड देखता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा क्लासेस आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि इसको मैं लाइव आकर नहीं पढ़ा सकता था, आप लोग का नाम ले सकता था उसमें, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कंटेंट आपको बहुत अच्छे लेवल के दिए जा रहे हैं। बच्चे हमने पूरे चैप्टर का सारे टॉपिक कवर कर लिया था उस दिन, याद है आपको, सारे टॉपिक रिवीजन कर लिया गया है। आज से क्या करना है आपको, मुझे इसके जितने एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है उसको मैं कवर कराऊंगा। एक्टिविटी क्या होता है सर, बहुत अच्छे होते हैं एक्टिविटी, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं ना, सब एक्टिविटी क्रियाकलाप जो दिया गया है ये बेकार की चीज़ है। नहीं बच्चा जी, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से, खासकर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो क्रियाकलाप एक 1.1 आप लिखे नहीं, क्योंकि बुक सबके पास होगा, एनसीईआरटी में कंपलसरी कर दिया हूँ। आप अपना बुक खोल के बैठिएगा, इसी को पढ़ना है और इस पर आधारित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए क्रियाकलाप पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं शिक्षक के सहयोग से, टीचर आपके पास में होंगे तो आप उनके सहयोग से आपको क्या करना है, आपको और सुरक्षा के लिए बच्चे आँखों पर चश्मा जरूर पहने, क्योंकि आप मैग्नीशियम रिबन को जलाने जा रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है। ठीक है, तो पहले बोला कि 2 सेंटीमीटर का लगभग एक आप मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए। मैग्नीशियम का एक फीता धातु है, उसका फीता ले लीजिए और रिगमाल से रगड़ कर साफ कीजिए। ओहो, आपसे यहाँ क्यों पूछा जा रहा है, इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को रिगमाल से साफ क्यों किया जाता है, इसको हम सैंड पेपर, इससे साफ क्यों करते हैं। अब अच्छा सवाल बन जाता है यहाँ पर बच्चों के लिए, तो बच्चे क्यों साफ करते हैं, आप इसका रीजन बताइए। तो आपने पढ़ा था सर कि हाँ, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो इसको जलने में बाधा प्रोवाइड करती है, रिएक्शन नहीं हो पाता है, आग नहीं जलती है। चलो फिर से चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर पर उसको दहन कीजिए। हाँ, मतलब उसको चिमटे से पकड़ लेना ऐसे, उसको कोई लैंप पर उसको जलाना है। ठीक है सर, और जलाने के बाद जैसे बनी राख, जिससे ऐश प्राप्त होगा, राख प्राप्त होगा, उसके बाद गिलास में कोई एक बर्तन में उसको आप गिलास के बर्तन में उसको इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है, पर डायग्राम भी आपको दिखाए गए हैं, थोड़ा छोटे कर लो। चलिए, इस समय अपनी आंखों का यथासंभव दूर रखिएगा, ताकि जब ये क्रियाकलाप कीजिए अपने आँख को बहुत दूर रखिएगा। तो इस पर जो प्रश्न बन जाते हैं बच्चे, इस क्रियाकलाप पर मैं यहाँ लाया हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ एक्टिविटी 1.1। अब देखिए क्रियाकलाप आपने पढ़ लिया नोट्स में अपने एनसीईआरटी से। हाँ सर, तो चलो पहला प्रश्न इसमें क्या बन जाएगा कि सर इसे हम रिगमाल से साफ क्यों करते हैं, इसे सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है। तो रीजन आपको लिख दिया हूँ और एक आपको क्लास में पढ़ा दिया हूँ, तो आज मैं थोड़ा स्पीड में जा सकता हूँ। हाँ सर, अब जा सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न इस पर क्या बन सकता है, आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब भी आप इस मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे थे तो आपने क्या क्या देखा, आपके साथ आपने उसमें क्या क्या नोटिस किया, उसको बताइए। तो सर मैंने नोटिस किया कि मैग्नीशियम को मैंने वायु के संपर्क में जलाया तो उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया, जो कैसा था, सफ़ेद पाउडर था। और इसका लौ कैसे जल रहा था, जब इस आग जल रही थी इसकी फ्लेम कैसा था, तो इसका फ्लेम था सफ़ेद लौ, यानी डार्जिलिंग, इसको डार्जिलिंग फ्लेम बोलते हैं, पूरा चमकदार सफ़ेद लौ। हाँ सर, बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है या छोटे छोटे लघुत्तरीय प्रश्न में। अब चलो, सफ़ेद रंग का पाउडर क्या था, किससे का पाउडर था, वो पाउडर था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और प्रश्न क्या बन सकते हैं सर, तीसरा प्रश्न इस पर बन सकता है इस क्रियाकलाप से कि किस प्रकार की अभिक्रिया है जो ये कैसा रिएक्शन दिख रहा है। अरे सर, 2 रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। सारे इसको लेक्चर में पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया गया, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया है, टोटल डिटेल में पढ़ाया था। ये लेक्चर नंबर 3 है और आपका फिनिश है। आज के बाद चैप्टर में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, 99 क्या 100% चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा फर्ज बनना है कि मेरे साथ में नोट्स बनाते चलिए, जो मैं नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए, और अपना थोड़ा PYQ देख लीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं क्रियाकलाप 1.2। एक परख नली लीजिए, जिसमें लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। अच्छा, लेड नाइट्रेट तो लेना है, लेकिन सॉल्यूशन के रूप में लेना है। ठीक सर, उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल, यानी पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन उसमें मिला देना है। अब आपने क्या परीक्षण किया, 3 पॉइंट है, तीनों को हमने पढ़ा। चलो मिलाएंगे तो क्या होगा, लैब तो है नहीं बची अपने पास, लेकिन फिर भी आप लोग इसको
गूगल पर इसको देख सकते हो सर्च करके, इसका जीएफ मिल जाएगा वहाँ पर। लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑल्टो जलीय भी लेना तो एक्यूस लिखेंगे, एक्वा सोल्यूशन। पोटेशियम हाइड्राइड है तो सर KI पोटेशियम हाइड्राइड। ये दोनों रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, और आपको जो भी यहाँ प्राप्त होगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड जो प्राप्त होगा सॉलिड में, और यहाँ पर तीर का नीचे नीचे दिखाया हूँ। मैंने बोला था जब तीर का नीचे नीचे है तो इसको आप समझिएगा कि प्रेसिपिटेट है, PPT है अर्थात अवक्षेप है, और आपका बनेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा जो एक्वा सोल्यूशन में होगा। आपसे पूछा है कि सर लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप बताइएगा सर पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? पीला होता है सर। बहुत अच्छे। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? अवक्षेप का रंग कैसा है? तो आप कहिएगा पीला है। बहुत अच्छी बात है। चलो, किस प्रकार की रिएक्शन है ये रिएक्शन कैसा था लेड आयोडाइड में और पोटेशियम नाइट्रेट को घुल मिलाए, ये रिएक्शन कैसा है? तो आप देख रहे हैं कि इसने इसको डिस्प्लेट किया है सर, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें द्वि विस्थापन अभिक्रिया हुई है। चलिए सर, अब एक्टिविटी 1.3 पढ़ लेते हैं सर जी। NCERT खोल के सब बच्चे बैठे होंगे मेरे साथ, क्योंकि आप जब ही पढ़ते हो तो अपने टीचर पर थोड़ा बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए। आपके रिजल्ट और नॉलेज इतने अच्छे हो जाएंगे, आप स्कूल में अच्छा अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। आपके स्कूल के टीचर आपसे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आप सारे उनके प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। क्योंकि बताइए इतने डिटेल में बुक, एक्सरसाइज, उसकी एक्टिविटी सारे आपको कवर कराए जा रहे हैं। वही फ्री क्लासेस है, इतना मैं ऑफलाइन बच्चों को यही पढ़ाता हूँ। चलिए, एक शंकु आकार मतलब प्रश्नावली ले लेना है, ठीक है जी। शंकु करके इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए जिस चित्र में, और सावधानी पूर्वक करना है। और क्या जस्ते के दोनों ओर आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? और शंखाकार फलस के प्रश्नावली में स्पर्श कीजिए। अब छू कर देखिए कोई तापमान में चेंज आया क्या? इतनी बात आपसे बोला गया है इसमें। तो चलिए हम देखते हैं पहले इस रिएक्शन को। चलिए, तीसरा एक्टिविटी से क्या है, पहले तो हम देखते हैं कि Zn को बोला गया था सल्फ्यूरिक अम्ल में डालिए, डाला गया सर। इसमें क्या होगा? Zn हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये जिंक से क्लोरीन से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना लेगा, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर और क्या बोला? अब क्या बोला था देखो, तो इसमें जो भी पूछा गया आपको क्या दिखाई दिया, तो आपको इसमें कुछ हाइड्रोजन गैस, देखो हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हो रहा है। क्या इवॉल्व हो रहा है? ऊपर जा रहा है, मतलब विकसित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। क्या? हाइड्रोजन गैस। इसकी बुलबुला दिखाई देगा आपको। और क्या दिखाएगा आपको? कुछ साउंड आपको कुछ इसमें से आवाज़ आएंगी, जिस आवाज़ को हम बोलते हैं पॉपअप साउंड। इसमें जो साउंड आएगा, इस साउंड का नाम होगा पॉपअप साउंड। आपको सुनाई देगा, ऐसा कुछ साउंड आएंगे। रिएक्शन कैसा पूछ लेगा, कैसा अभिक्रिया है ये, या कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव में कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए MCQ में, ऐसे ऐसे दे देगा, ये बना किस प्रकार का अभिक्रिया है। भाई देखो, जस्ता ने इसको अपने से कम अभिक्रियाशील धातु का अभिक्रिया क्या किया है? डिस्प्लेस किया है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। आप हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, नीचे यहाँ पर लिख दीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत सर नहीं। अब एक्टिविटी हम चलेंगे 1.4 में। संयोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ है यहाँ पर। कहते हैं कि बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसमें धीरे धीरे जल डालिए, आराम आराम से इसमें जल डालें आप। अब बीकर को स्पर्श कीजिए और बताइए क्या हुआ, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन आया? बच्चे यहाँ पर ताप को मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ भी ताप में परिवर्तन आएंगे। यहाँ भी ताप में पूछा गया, ताप में परिवर्तन आएगा। चलो, अब क्या है सवाल? तो कैल्शियम ऑक्साइड CO, इसका क्या नाम होता है? बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्विकलैम बोला जाता है। जल इसमें डाला गया थोड़ा थोड़ा, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट निकलेगा। तो पूछा था ना तापमान में कुछ हुआ, तब बोल देना हाँ, यहाँ तापमान दिखा आपको, हीट उष्मा निकला इसमें से। थोड़ा आपका बीकर जो भी होगा, बर्तन आपके गर्म हो जाएंगे। अब चलो, दूसरा पॉइंट क्या सर? और इसमें आपको दिखा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक, इसी को हम लोग बच्चे दीवार पर अपने घर जो पेंट होता है ना पहले, अभी तो सब लोग पेंट मारते हैं, पहले के लोग जो भी हम लोग जब जमाना था सब देखते थे बचपन में कि हम लोग चुनाव ना आता था घर में घोल के, घर उसी से रंगाई होता था, घर की पुताई हम लोग उसी से करते थे। लेकिन ये लाते थे मार्केट से, इसमें जल मिलाते थे, ये बनता था, इसी से हम लोग घर की रंगाई करते थे। और कुछ दिन के बाद हमारे घर में चमक आती थी। क्यों सर? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। यहाँ उष्मा निकला है, इसीलिए इसको बोलेंगे सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। हिंदी लिखिए इसका, हिंदी लिखिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया इसका सर हिंदी। और इसमें एक और काम हुआ है, दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बच्चे यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। चलिए सर, बहुत अच्छे समझा दिए सर।
और मैं आपसे बोलूँ कभी कभी ये बातें जो क्या आप जानते हैं, ऐसे बॉक्स दिया हुआ होगा बुक में, ये और कहीं है, देख लेते हैं। नहीं, ये पहला था, इसको जरूर पढ़िएगा, पढ़ने की चीज़ है, इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं। चलिए अब आते हैं 1.5 पे। चलो, आपने रिएक्शन देखा, उसको थोड़ा वीडियो रोक कर देखिए, पढ़िए, या अपन एनसीटी खोल के पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखा था कि 100 क्वथनरी लेना है जिसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है कि क्रिस्टल लेना है। फिर तो चलो 2 ग्राम फेरस सल्फेट बोला है तो 2 ग्राम हम उसमें फेरस सल्फेट मान लीजिए, ले लिए, ठीक है सर। और उसको बोला गया है इसके क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। ये फेरस सल्फेट का रंग इसमें है तो बताइए जब भी होता है फिर तो इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट इंटू 7H2। ये फिर ऐसा ही सल्फेट के रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है। इसका रंग पर ध्यान दीजिए, तो इसका रंग कैसे है, अभी फिलहाल तो ग्रीन है सर जी, ग्रीन होता है, याद रहेगा ना प्यारे जी। हाँ सर। अब क्या हुआ, इसका हीट करना है, इसको हम टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पर ये टूटेगा, 2 अलग अलग पार्ट में। अब क्या बना आपका, अब बना आपका फेरस सल्फेट और बना 7H2, जल इसमें से बाहर हो गया। फेरस सल्फेट का रंग कैसा हो गया, सफ़ेद, था ग्रीन बन गया सफ़ेद। फिर ये जो आपका फेरस सल्फेट है, फिर इसको बोला गया आप रिएक्शन कीजिए, किसका भी क्रिएट करना है आपको, फेरस सल्फेट बना लीजिए और इसको गर्म कीजिए। अब देखो जब इसको गर्म किया जाएगा, हीट की, इसको डेल्टा यहाँ साइन है, डेल्टा हीट का साइन है, तो यहाँ से आयरन अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, तो आयरन अलग हो गया। अब यहाँ से बन जाएगा Fe2O3 और यहाँ बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर होगा और यहाँ पर SO3 बनेगा, सॉरी ऑक्सीजन बाहर होंगे सल्फर के रूप में। तो ये टूट के ऐसे बनेंगे। तो इसका रंग पूछा जाएगा तो भाई इसका रंग आती है Fe2O3, इसका रंग कैसे हो जाएगा, देखो। और जहाँ से इधर फेरिक ऑक्साइड हो गया, इसका रंग कैसा है, ब्राउन भूरा है। और इसमें जो गंध आती है, गंध कुछ खुशबू महकता है, किस कारण महकता है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण इसमें कुछ स्मेल आते हैं। और क्या क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं, आपसे पूछा गया कि टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का प्रकार बताइए, कैसा अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पर अवघटन अभिक्रिया हो रहा है कि एक एलिमेंट टूट रहे हैं बार बार छोटे छोटे प्रोडक्ट में, तो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, साथ ही इसमें से उष्मा निकलता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें उष्मा देना पड़ गया है। ये वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए यहाँ पर उष्मा की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम बोलेंगे हम लोग अपघटन उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है सर। चलो 1.6, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लीजिए के चूरन लीजिए, इसमें चिमटा से पकड़िए और उसको पकड़ने के बाद उस पर गर्म कीजिए और जैसे चित्र में दिखाया गया है। यदि आपने कोई परिवर्तन देखा या कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसको बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए क्या हुआ अपने, जो भी ये सब लैब वाले क्वेश्चन है, जिसको हम प्रयोगशाला वाला सवाल बोलते हैं। चलो यहाँ पर क्या बचा जी, लेड नाइट्रेट, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन इसमें फ्रेम होगा, ये अभिक्रिया कैसी है, तो हीट देकर तोड़ा गया है तो भाई ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बहुत अच्छे सर। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होगा इसमें से कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का रंग, इसका जो जल रहा था ये, इसका रंग नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बना है इसमें NO2 4NO2 इसका रंग नाइट्रोजन ऑक्साइड का रंग कैसा है, तो ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, यानी भूरा रंग का धुआं टाइप का आता है, धुआं जैसा लेकिन भूरे रंग का। अब 1.7 पे चलते हैं। ये बहुत बड़ा रिएक्शन है, बहुत बड़ी अभिक्रिया लिखी गई है, आसान समझा दिया गया है। इसको मैंने अपने प्ले लिस्ट में जरूर डाला था, इसको मैंने आपको बिजली से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तोड़ के दिखाया था, आपको याद हो तो बहुत अच्छे सर। चलो अब जो भी इसमें बात लिखा गया इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। और इसमें देखो, इसमें से अच्छे से प्रश्न क्या बनते हैं, इसमें से प्रश्न नहीं बनता है कि कैथोड क्या है तो नेगेटिव होता है और एनोड क्या है पॉजिटिव होता है सर, बहुत अच्छा सर। और जो इसमें जल को बिजली से हम तोड़े हैं तो हाइड्रोजन बना है 2 और 1 रेशियो में, H2O बनेगा ना, जल तोड़ा गया तो हाइड्रोजन के 2 अनुपात ऑक्सीजन के अनुपात, दोनों का आयतन सेम नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन का 1 है, दोनों का आयतन क्या है, सेम नहीं है, यानी हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन का अनुपात 1 है। अब चलो इसमें H2 से 4 मिलाने का से चालकता बढ़ेगी, इसमें बिजली से तोड़ना है तो इसमें हम लोग थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या मिलाते हैं कि कंडक्शन तेज हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाए, क्योंकि ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसको चैप्टर 2 में हम लोग डिटेल में जाके पढ़ेंगे। एनोड पर ऑक्सीजन, अब पूछता है कि ऑक्सीजन कहाँ पर जमा होती है, तो एनोड पर, और कैथोड पर क्या जमा होती है, हाइड्रोजन। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछे तो बिल्कुल एकदम कंफर्म याद रखना, बच्चे थोड़ा इसमें कन्फ्यूज रहते हैं बार बार। 1.8 में आइए, चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, इसका रंग बताइए कैसा था। चाइना डिश में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। चलो अब देखो इस क्रियाकलाप से हो गया,
सनलाइट दिया, प्रकाश, तो टूटा Ag और Cl में। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा था? श्वेत, याद रखिएगा श्वेत। सूर्य प्रकाश दिया हूँ तो इसको बोलेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है, यानी फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। और इसमें उष्मा देना पड़ रहा है, इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये उष्मा उत्पन्न नहीं कर रहा है, इसको उष्मा देना पड़ रहा है, तो ये उष्मा शोषी हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो Ag सेल का रंग ग्रे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब इसका रंग चेक करोगे तो रंग थोड़ी इसके बदल जाएंगे। चलिए 1.9 में चलते हैं। ठीक है सर, पढ़ लीजिए आराम से, अब मैं भी पढ़ रहा हूँ, नीचे रखें। चलो, इसमें प्रश्न पूछा है कि भाई लोहे के 3 कील लीजिए और एक माल साफ कीजिए, ABC चिन्ह कर दीजिए, और उसको तीनों कुल को बांधकर सावधानीपूर्वक फिर सल्फेट के विलयन में डुबा दीजिए। अब इस पर सारे काम करने के बाद आपसे प्रश्न क्या क्या बनेंगे इसमें से ये बताइए। पहले तो याद रखिएगा कि जो भी इसमें आपसे बोला गया था, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है कैसा होता है, तो ये नीला होता है, इसीलिए सर हम लोग अभी नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। अब इसको देखो, इसमें डालोगे, तो इसमें क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है और आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है सर, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये भाई विस्थापन अभिक्रिया है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब एक्टिविटी 1.10 यानी 1.10। चलो ये रहा, पढ़ लिया आपने? हाँ सर। इसमें दिया एक प्रणाली में 3 ml सोडियम सल्फेट लीजिए। चलो सोडियम सल्फेट लिया, और क्या बोला सर इसमें कहते अन्य दूसरा प्रणाली में बेरियम सल्फेट लीजिए, दोनों को सर मिला दीजिए। दोनों सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी विस्थापन अभिक्रिया होगा, लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा, बेरियम सल्फेट से कर लेगा। हाँ सर, और जो बेरियम सल्फेट होता है तो ये कैसा होता है? तो अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप होता है? तो सफ़ेद अवक्षेप होता है, याद रखिएगा, वाइट अवक्षेप होते हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया सर? तो आपने ये ऑब्जर्व किया बच्चा जी, अपने से बेरियम सल्फेट का रंग उजला है, जो अवक्षेप से प्राप्त हुआ है। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, DD रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको डिस्प्लेस किया। सिंपल। क्या मज़ा आ रहा है सर? बहुत अच्छे। अब केमिस्ट्री से बोलो प्यार हुआ कि नहीं? मैंने थंबनेल में लिखा था पहले लेक्चर कि मैं आओ केमिस्ट्री से प्यार करने। मैं वादा करता हूँ कि जितने लेक्चर पढ़ रहा हूँ आप शांति से सुनिएगा हेडफोन लगाकर, और इसको नोट्स बना लीजिएगा। देखना आपको केमिस्ट्री में आपका ऑफलाइन से बेहतर ना आपको पढ़ाई होगी इस चैनल पे, तो बताइएगा हमको। अब आते हैं 1.10 में, बहुत छोटा सा क्रियाकलाप है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण लेना है और उसको चाइना डिश में लेकर गर्म करना है, हीटिंग करना है। चलो, कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं, कॉपर लेना है, सॉरी, कॉपर का चूर्ण लिया, गर्म किया, तो गर्म करो तो भाई ऑक्सीजन जरूर होगा, कॉपर डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी पहले उसका कलर ब्राउन था, अब उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। कहीं पीतल के बर्तन को गर्म करके देखना, वो काला हो जाता है सर, यही कारण है, साइंस है। कभी अपने देखना उसे हीट करके देखना घर पे, वो काला पड़ जाएगा। आपके सारे अभी मैंने एक एक्टिविटी कवर करा दिए, जितने एक्टिविटी थे सारे एक्टिविटी हो गया। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो सर जी हर बार की तरह आपके एग्जाम यहाँ पर टेस्ट लेंगे। चलो, वह अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील ठोस बनता है और स्थिर रहता है, इसे क्या कहते हैं? भाई अघुलनशील नहीं घुलेगा तो भाई क्या होगा? PPT होगा। PPT होगा तो सर ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। चलो, ये क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की पहचान करें तथा अपचयित और उपचयित बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव में नहीं सब्जेक्टिव में पूछाता है, दे देगा, बोलेगा इस रिएक्शन की पहचान कीजिए और कौन अपचयित हो रहा है कौन उपचयित हो रहा है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बचे रोते हैं। मैं आपको ट्रिक ले गया हूँ, देखिए समझा रहा हूँ पूरा। ये अभिक्रिया दिया है, लेड ऑक्साइड कार्बन की उपस्थिति में इसको गर्म किया गया है, तो यहाँ बना Pb और प्लस ऐसा दे दिया है। थोड़ा आप ध्यान दोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ से Pb से ऑक्सीजन हट गया, रिमूव हुआ, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो आप रिएक्शन याद करो, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग रिडक्शन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन, यानी अवकरण अभिक्रिया, या इसको हम बोलते थे अपचयन अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते थे? मैं थोड़ा पेंसिल लाना भूल गया हूँ बच्चे जी, एक मिनट में थोड़ा पेंसिल लेके आता हूँ ताकि कुछ कुछ बातें को लिख के समझाता हूँ। तो बोलो सर पूरा इंग्लिश लिख दिए हो आप। चलिए इसका थोड़ा ला दिए हो पेंसिल, अब नाम लिखते हैं। रिडक्शन बोले तो इसको बोलते हैं क्या बच्चे? अवकरण। इसका एक और नाम है अपचयन। चलो,
अब देखो इसमें मैं आपको इतना भी इसमें आप ऐसे लेके आऊँ वहाँ डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन एक बार यहाँ भी समझाता हूँ थोड़ा। अब क्वेश्चन आ गया दोबारा कि बच्चे कन्फ्यूजन, मुझे थोड़ा ये लगता है ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसमें अगर इसको पकड़ लेता हूँ जल्दी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यानी अपचयित पदार्थ कौन है, उपचयन किसका हो रहा है, ये पकड़ लेते हैं तो चैप्टर में कुछ भी नहीं रखा है और यहाँ क्लियर अभी जस्ट हो जाएगा। देखिए, और यहाँ देखो कार्बन था अकेला, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन भर गया है, तो कार्बन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी वृद्धि, जुड़ रहा है ऑक्सीजन, कार्बन में यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ घट रहा था। तो जो ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन का योग होगा तो उसे डिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण, या इसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, उपचयन। अब आपको यहाँ पकड़ना है इस सवाल में कि कौन अपचयित हो रहा है और कौन उपचयित हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइजिंग, किसका ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, किसका रिड्यूसिंग हो रहा है। चलो देखो बच्चे जी, मैं बता रहा हूँ, जो अवकरण करवाएगा, अवकरण अभिक्रिया कौन करा रहा है, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड क्या कर रहा है यहाँ पर, अवकरण करवा रहा है। अवकरण में कौन, अच्छा सुनो, अगर कार्बन ये होता, ये नहीं होता, अगर कार्बन होता तो क्या यहाँ पर अवकरण अभिक्रिया होता, नहीं होता। तो यहाँ पर इस दोनों में अवकरण अभिक्रिया किसके द्वारा रहा है, लेड ऑक्साइड के द्वारा। तो यही ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम बोलते हैं उपचयित पदार्थ। क्या है, उपचयित पदार्थ है ये। अब चलो, यहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो चलो ऑक्सीजन में वृद्धि हो जा रहा है, तो जिसमें हो रहा है ऑक्सीजन की वृद्धि तो खैर, तो यहाँ पर देखो, और कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी हो जाएगा रिड्यूसिंग, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, और कार्बन नहीं होता तो ये क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ता नहीं, तो कार्बन से ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, जिसके कारण ऑक्सीकरण होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अवकारक एजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, अवकारक या उपचयित, उपचायक, अपचायक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपचायक, और इसको क्या बोलेंगे, उपचायक। क्लियर, दिक्कत नहीं सर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे ना, अपचयित और उपचयित पदार्थों की बताएं इसमें, तो हो गया, ये उपचयित पदार्थ है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये रहा MnO2 और फोरेसियल। इसमें पूछा है, बताओ भाई इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यानी अपचयित पदार्थ कौन है, उपचयित पदार्थ कौन पहचाना, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके कारण रिडक्शन हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर देखो भाई, इसके कारण हाइड्रोजन के कारण क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, पहचान लोगे, हाँ सर पहचान लेंगे। चलिए सर प्रश्न लाते हैं आपके लिए और सारा। क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन। कहता है कि आयरन को हम लोग संक्षारण से बचाने के लिए किस चीज़ का लेप चाहते हैं, कौन धातु का चाहते हैं। तो जो आयरन से क्या होंगे बच्चा जी, अधिक अभिक्रियाशील। तो आयरन से इसमें देखो का याद किए थे, कान्हा कार मांगे, अल्टो जैन, फरारी प्रभु है क्यों, ये आता है जैन, तो ये हो जाएगा, क्योंकि पहले यही रिएक्शन करके लोहे को बचाएगा बार बार। द केमिकल रिएक्शन क्विक लाइम एंड वाटर, जब आप क्विक लाइम और वाटर से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर देखो भाई क्या हो रहा था, वहाँ पर हो रहा था हीट निकल रहा था, वो मिश्रण क्या था, उसमें से हीट निकल रहा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसके आंसर। ये सवाल है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश की क्रिया द्वारा विघटित होती है, किसमें हम प्रकाश डालेंगे तो टूट जाएगा, क्या NaCl में लाइट डालेंगे, KCl में कि AgCl में कि QCuCl में, कॉपर क्लोराइड में कि सिल्वर क्लोराइड में कि पोटेशियम क्लोराइड में कि सोडियम क्लोराइड में। तो भाई आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर AgCl में डालेंगे सनलाइट, तो ये टूट जाएंगे Ag और Cl में। चलो अब सवाल है, क्या होता है जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है। तो फेरस सल्फेट को क्रिस्टल को गर्म करोगे तो क्या होगा, तो भाई देखो उसमें आपको सल्फर जैसी गंध वाली गैस निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी, थोड़ी देर पहले रिएक्शन कराए थे, हाँ सर कराए थे। तो देखो क्रियाकलाप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कि AgI यानी सिल्वर आयोडाइड में सनलाइट डालेंगे तो क्या होगा, तो दोनों अलग अलग टूट जाएंगे, और टूटेंगे तो क्या होगा, तो इसके आंसर हो जाएंगे। और अच्छा इसका कलर पूछे, कलर ऑफ आयोडीन,
आयोडीन का कलर कैसा होता है, याद रखिएगा, आयोडीन का कलर जो होता है बैगनी होता है, पर्पल होता है। ठीक है सर। चलो, हम सिल्वर क्लोराइड को अंधेरे में बोतलों में संग्रहित करते हैं, क्यों? सिल्वर क्लोराइड को हम लोग अंधेरा में क्यों रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? तो बिल्कुल आप इसका आसानी से बता सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की रोशनी से किरण से बचाने के लिए, एक सफ़ेद ठोस बनाने के लिए। तो भाई इसको हम बचाने के लिए सनलाइट से रिएक्शन कर लेगा। द ब्राउन गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग ऑफ द कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट को गर्म करने पर जो भूरे रंग की गैस निकलती है वो कौन सी गैस है इसमें, N2 NO2 या N2O5। तो इसके आंसर हो जाएंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलो, अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन पूछे, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ऑप्शन सी। इन द context of reduction the removal of hydrogen from substance is known as। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है और ऑक्सीजन का ये होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अब सवाल है भैया, थोड़ा घर में बच्चे माँ पिता बैठे हैं, बात हो रहा है, फैमिली लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा साउंड आ रहा है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आप तो आराम से पढ़िएगा, मैं आपको थोड़ा ऊँचे आवाज़ में बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हो। चलिए सर, क्योंकि आज का लेक्चर देना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। द टर्म यूज ऑफ द इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड द टेस्ट इन द फैट एंड। अच्छा, सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि जब भी फैट, वसा और तेलीय पदार्थ होते हैं उसमें जो उनका टेस्ट होता है बदल जाता है भोजन का, उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं कि रेंसिडिटी कहते हैं कि दोनों कहते हैं कि। ओह सर, तो पढ़ाए थे आप, जब कोई तेलीय पदार्थ या कोई वसा वाले पदार्थ खराब हो जाएंगे तो उससे हम बोलते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, विकृत गंधिका। इसको हिंदी में क्या बोल रहे थे हम लोग, विकृत गंधिता। ये वाला लेक्चर याद आया सर, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम पूछा गया था ये। चलो, अब कुछ ये प्रश्न है, आलू की चिप्स में कहते ख़राब होने के लिए उसमें कौन सा गैस, तो भाई आपको बताया था नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जरूरी था। सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द फॉलोइंग। इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, तो ऑक्सीडाइजिंग कौन करेगा, जो रिडक्शन करवाएगा। तो रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो इसके ऑप्शन बी हो गए यहाँ पर। ये तो भाई लिखवा भी दिए हम अलग से कि ये कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग और कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। रिडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, तो रिडक्शन में हमने पढ़ा था बी। इसका ऑप्शन देखो, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को बोलता है रिडक्शन। ठीक है सर, क्या कहता, या तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, इसमें एडिशन हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन का, या रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का योग हो जाए, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन अभिक्रिया। इस तरह से मुझे चैप्टर को मैं फिनिश कर रहा हूँ। अब आते हैं सर क्या जो बच गए इसके प्रश्न अभ्यास। क्या पहले आप इसको ट्राई करोगे, जल्दी से ट्राई करो, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके सर, इसको आपने लिख लिया, ट्राई कर लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर दें क्या बच्चों के लिए। चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आपने कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, इसीलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी अब दिखाने जाऊँगा। यही क्वेश्चन थे ना प्यारे जी आपका। चलो, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, आपको थोड़ा सा देखो वही बात, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीजन का ये हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखो PbO का क्या हो रहा है, उपचयन, तो इसीलिए क्या होगा, अपचयित हो रहा है। कार्बन का कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहे हैं। ये दो बात सही है, तो ए और बी इनकरेक्ट है। इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो ए और बी इनकरेक्ट है। ए और बी क्या है, इनकरेक्ट है, तो ए और बी इनकरेक्ट है। ए और बी को पूछा कौन सा कथन गलत है, तो ए और बी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या इनके आंसर को चेक किया जाए, एक कह दिया सही है,
ये सारे रिएक्शन आपको पढ़ा दिए गए हैं, थोड़ा इसको ट्राई कीजिए 2 नंबर का। सिंपल है। अभी भी आपसे सब क्वेश्चन नहीं बंद, आप बताइए, ये बताइए कि बहुत सारे आपको चैनल बहुत सारे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाते होंगे, रटना पड़ता होगा। अब बोलो इन सब क्वेश्चन का आंसर आप खुद से नहीं निकाल सकते हो? बहुत आसान है सर, हम तो निकाल देंगे। आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ क्या हुआ है, आयरन, एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है, कहना अल्टोजन फेराडी से बहुत पहले आता है, तो इसको डिस्प्लेस करेगा और आयरन ऑक्साइड बनाया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया और क्या किया, इसमें से आयरन को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर आयरन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। क्या ये? डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पूरा क्वेश्चन भी लिखना होगा आपको। बहुत एनसीईआरटी क्वेश्चन तो भाई बहुत अमृत होता है, पहले इसको तो घोर के पी ही जाना है। चलो 3 नंबर सवाल में नहीं लिखा हूँ, आपको तो पूरा लिखवाऊँगा। चलो 3 नंबर सवाल को लिख के बार आंसर कर दो, क्या होता है। चलो, आपने क्या किया, लोहा चूर्ण लिया, लोहे का चूर्ण लिया, हाइड्रोक्लोरिक में उसको मिलाया, तो भाई यहाँ भी तो आयरन क्या करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ भी आपसे पूछा गया था कौन सा गैस, उत्तर का निशान लगाइए। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और आयरन क्लोराइड बन रहा है, तो ऑप्शन ए। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, आयरन क्लोराइड बनता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो क्या केमिस्ट्री, ये रटने वाला चीज़ नहीं, बहुत आसान हो गया आपके लिए पढ़ाई हो। 4 नंबर सवाल का रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको परीक्षा में खूब पूछा गया था, 2014 में भी, 24 में भी। 2024 बोले तो बच्चे इस साल पूछा गया है। अब क्या चाहिए आपको? चलो, तो आप इस लिखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया में, इसके उत्तर में लिखोगे आप रासायनिक, 4 के आंसर लिखोगे। रासायनिक लिख लेना है भी कि ये 2024 में पूछा गया, ये भी डाल देने का अपने नोट्स में, ताकि आपका दिल लग जाए। और फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था रासायनिक अभिक्रिया में, यानी केमिकल रिएक्शन में भाई हम ना ही अभिकारक की परमाणु संख्या, उत्पाद की संख्या बराबर हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये जरूरी क्यों है सर? जरूरी है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, क्योंकि सर उसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा और मास ऑफ प्रोडक्ट का होना बहुत बराबर जरूरी है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि नहीं हम किसी चीज़ को बना सकते हैं ना, या नहीं उसको मिटा सकते हैं। 5 नंबर सवाल आपको 2023 में पूछा गया है। क्या सवाल है सर जी? निम्न में रासायनिक समीकरण, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ कथन आपसे हो सकता है दो भी पूछता है आपसे, ये दोनों पूछ सकता है या ये दोनों पूछा है, इसी में से पूछा है, चारों में से कुछ ना कुछ पूछते रहता है। पूछ देगा शब्द में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, बस। अब आपको तो भाई नाइट्रोजन का सिंबल सब कुछ याद करा दिया हूँ। पहले लेक्चर में बोला था कि बच्चा जी सिर्फ आप 2 चीज़ें याद कर लीजिए, बाकी केमिस्ट्री का प्यार करा देना मेरा ड्यूटी बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वैलेंसी और एलिमेंट के सिंबल आपने याद कर लिए होंगे। बाकी आपको केमिस्ट्री नहीं आ गया तो फिर कहने का, याद नहीं होगा, केमिस्ट्री आपको नहीं आएगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपको नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलो, तो हो गया 5 के जितने प्रश्न थे, पहले एक आंसर हो गया, ये वाला एक आंसर हो गया। चलो, अब इसमें बी नंबर प्रश्न उतारिए। बी नंबर प्रश्न क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को वायु में दहन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। बी नंबर प्रश्न नोट हो गया। चलो, तो बी नंबर का आंसर ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सी नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए। एल्युमिनियम सल्फेट, आपको क्वेश्चन पूरा लिखना है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। चलो, तो ये रहा सी का आंसर। ये खुद से करो, ये खुद से करो, आपसे हो जाएगा प्यार जी, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपसे हो जाएगा। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, सारे रिएक्शन पहचान लिए हैं, कौन किसको सब आपको पता है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। चलो, पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया किया है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, बिल्कुल सही बात है, यही तो देगा ही देगा। चलो, बैलेंसिंग से कर देना, मैं बैलेंसिंग सिखा दिया हूँ, बैलेंसिंग खुद से करते चलिएगा। 6 नंबर प्रश्न, ये तो भाई अमृत है, ये सब तो IM पे लिख दिया हूँ पहले, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछेगा ये सब, और डरने का नहीं, खुद से बनाइए। 6 का चारों सॉल्व करो, तो पहले 6 का ए लो, 6 का ए सॉल्व करो। 6 का ए सॉल्व किया बच्चों ने, 6 का ए देखो ये सवाल था। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं बच्चा जी? हम देख रहे हैं इसमें कि मेरा ये बैलेंसिंग नहीं था, बैलेंसिंग करना पड़ा, मैं बैलेंस कर दिया हूँ, मिला लीजिए। क्या आपके यही बैलेंसिंग है? सर क्या मैं उस मेथड से कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, एल्जेब्रिक मेथड से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब बी वाला सवाल लिखिए, 6 का बी।
हो गया। चलो 6 का बी सवाल लिख लिया। अब तो 6 का बी के आंसर भी देख लीजिए। ये रिएक्शन था, इसको बैलेंस करना था, तो ये लो बैलेंसिंग हो गया। अब डायरेक्ट मैं बैलेंसिंग लिख दिया हूँ। आप बैलेंस कर लेना साइड में, परीक्षा में बैलेंस करके ही लिखने का इसको। मैं समय बचाने के लिए ऐसा किया हूँ क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन में करा दिया हूँ। चलो आप खुद से बॉक्स बना के, डब्बा बना के इसको करोगे। हर हमसे ज़्यादा मत करो प्यारे जी। अब सी नंबर आइए। NaCl AgNO3 प्लस AgCl और NaNO3 बन रहा है, इसको बैलेंस करना है। NaCl AgNO3 तो ऑलरेडी बैलेंस था, ये तो ऑलरेडी बैलेंस था, तो इसको लिख देना था कि यह और एक और बात लिखना बचा जी, यहाँ पर लिख देने का संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप पूरा लिख दीजिएगा, अच्छे से लिख दीजिएगा, साफ साफ। डी भी हो गया। डी क्या था देखो तो, क्या आपने ऐसे बैलेंसिंग किया, डी वाला ये था, इसको बैलेंस करना था। बैलेंसिंग करने पर क्या आपके आंसर ऐसे ही आ रहे हैं। हाँ बैलेंसिंग करना कैसे करना सर, एक बार फिर दिखाता हूँ। आपको ऐसे बॉक्स बनाने हैं, डब्बे तैयार करना है, फिर बैलेंसिंग करके लिखना है, या तो उस मेथड से बना दीजिएगा, एल्जेब्रिक मेथड से। मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, इसका मतलब आप आंसर मत लिख दीजिएगा पेपर में, ठीक है। चलो 7 में आइए। 7 नंबर, 7 का है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जल बनाते हैं, ठीक है सर। इनके लिए क्या लिखना है, इसके लिए बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिख देना है। चलो थोड़ा सा छोटा और लिख दिया हूँ, देखो क्या मेरा बैलेंसिंग है, हाँ बैलेंस है। चलो दूसरा सवाल है कि जिंक सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट से प्लस सिल्वर बनाता है। चलो जिंक सिल्वर नाइट्रेट यहाँ डिस्प्लेस करेगा और ये बन जाएगा। बैलेंस कर दिया हूँ, यहाँ 2 लगा है, यहाँ 2 लगा है, कर लेना खुद से, बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा आपको। सी नंबर सवाल क्या है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम प्लस कपर क्लोराइड और बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कपर। अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कर दो कर दो कर दो, ये रहा और बैलेंस भी कर दिया हूँ डायरेक्ट, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट क्या हूँ, आपको करके दिखाना पड़ेगा पेपर में एग्जामिनर को। चलो बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट और बना है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये रहा आंसर। सिर्फ मैं आंसर दिखा रहा हूँ, आपको बैलेंस करना है। और तुमको सर जी आपको नहीं आ रहा है कि नहीं करते हो, नहीं आता है बच्चे जी, आपको देखो पूरा लेक्चर में सारा ये सब रिएक्शन करा दिए हैं। अब मेरा मतलब है कि बच्चे सीखे कि नहीं सीखे, हमको आया ना, मेरे बच्चे को आ जाना चाहिए। आपको मैं सिखाया हूँ, आप सीखे ना, सबसे बड़ी यही उपलब्धि है। 8 नंबर में आते हैं, क्या बोला है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। पहले इनको बैलेंसिंग कर देते हैं। ये वाले सवाल देख लीजिए, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा, ठीक है सर, करा लेते हैं। क्या बोला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑप्शन सवाल कहाँ लिख दिया हूँ, ये वाला छोड़ दिया हूँ क्या, मैं पोटेशियम ब्रोमाइड वाला किया हूँ, नहीं सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड है ना, मैं सवाल गलती पढ़ रहा था, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है सर, मैं सही लिखा हूँ पोटेशियम ब्रोमाइड 21 से एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी किया हूँ, अब इसका प्रकार बताना है। तो बैलेंसिंग यहाँ हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो डायरेक्ट, और इसका यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बी नंबर जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बन रहा है गैस के फॉर्म में। इसका पहले तो रिएक्शन को ठीक कीजिए, बैलेंस कीजिए, उसका फिर इसका टाइप बताइए किस प्रकार का रिएक्शन है। तो ये देखो, अगर इसका तुम प्रकार कैसे पहचानोगे, यहाँ एक कंपाउंड था, टूट गया 2 भागों में, तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन, यानी वियोजन अभिक्रिया, या इसको हम बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन, सर चलो चलो दोनों कर दो ना, दोनों कर दो। चलो ये रहा कम्बिनेशन रिएक्शन है, बच्चा भी जानता है कि संयोजन, दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल, मैग्नीशियम, ठीक है,
ठीक है सर, हो गया सर। यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलकर सिंगल बना रहा है, तो ये भी क्या है संयोजन, लेकिन यहाँ पर दो मिलकर एक हो रहे हैं ना, नहीं एक नहीं डबल है, लेकिन यहाँ विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो मैंने आपको सब करा दिए इधर के। और 9 आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे परीक्षा में भर भर के पूछे जाते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, अलग अलग पूछा जाता है। तो मैं यहाँ तो दो ज्वाइंट में करके दिखाना पड़ेगा आपको। 9 नंबर प्रश्न लिखिए जल्दी से। चलो ये रहा आंसर। सर सब आपको लेक्चर में पढ़ा दिया हूँ, तो यहाँ मैं समय तो बिल्कुल अपना बचाऊंगा, क्योंकि बच्चे बहुत समय दिया आपको मैं, एक घंटा कर करके लेक्चर आए मेरे, ये भी तीसरा लेक्चर है। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे के जाऊँगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पर प्रयास कीजिए घर पे। हो गया, ये ऊष्माशोषी हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के प्रश्न से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब देखो कि आपको एनसीईआरटी रटना पड़ा। आपको एनसीईआरटी मक्खन बना दिया कि नहीं बना दिया गया सर, बना दिया गया सर। ये रहे 10 के आंसर, लिख लीजिए, काम खत्म। चलिए 11 में वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों बोलते हैं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट के दो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाता है, जबकि संयोजन में दो जुट के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो भाई उल्टा तो है, ये है। चलो इनके 11 नंबर प्रश्न आपने लिख लिया, उत्तर आप यहाँ से देखेंगे। इसे कुछ एग्जाम्पल बता, उदाहरण में समझा दिएगा आपको, फिर से देख लो, फिर से देखो। 12 नंबर प्रश्न, चलो 12 नंबर प्रश्न देखिए, और 12 का आंसर, 12 का आंसर लिखिए। चलो 13 नंबर प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया बहुत आसान है, सब पढ़ा दिया गया है लेक्चर में, तो यहाँ मैं समय तो बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ आपको। यहाँ पर तो आपको आंसर अपने मन में सोच लो, तुरंत सोचो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सारे याद, मैं तो ऑफलाइन बच्चों से पूछूंगा, लेकिन ऑनलाइन वाले थोड़ी सी ईमानदारी रखिए कि आप इसके आंसर नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। लेकिन सर जी फिर भी आंसर क्यों लाए हैं, क्योंकि आपके नोट्स सुंदर से बन जाए बच्चों का, एग्जाम के टाइम पर अपने एग्जाम के टाइम पर नहीं, रिविजन तो अभी सही चलेगा, अपना रिवीजन आप करते रहिएगा। मैं चैप्टर 1 आपका फिनिश कर दिया, रहा बात ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का एक दिन सेशन आएगा, लाइव भी ला सकता हूँ, कर देंगे बढ़िया से। चलिए सर, और द्विविस्थापन भी बताना था इसमें, तो विस्थापन और ये रहा द्विविस्थापन, दोनों को आप इसको वहाँ अलग अलग पढ़े थे। आप एग्जाम में देखो क्या होता है, क्वेश्चन कैसे भी सिर्फ सिंगल पूछा सकता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देके बताएं, तो ये लिखने का। आप बच्चे रटने वाले नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है आपकी पढ़ाई देकर कि बच्चे आप इतने सुंदर मेरे साथ जुड़ गए हो। और मैंने देखा लेक्चर में मेरा करीब 200 व्यूज जाने वाला है, और बहुत बहुत थैंक यू बच्चों का जो भी हमसे जुड़े हैं। 200 बच्चे कंटिन्यूसली आप हैं, कोई ना कोई तो है बच्चा जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, अच्छा लगता है मुझे। 14 नंबर सवाल, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो भाई अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ कुछ अवक्षेप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण देकर समझाने के लिए बोला है, तो इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ाया हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ यहाँ पर, इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा। 14 का नहीं, सॉरी यहाँ था ना, मैं 14 गलती पढ़ रहा हूँ, सिल्वर शोधन में, ओहो मैं 15 पढ़ रहा हूँ, 14 ना। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए था। कितना सिंपल सवाल है, देखो सिल्वर नाइट्रेट में कपर से भी हमको सिल्वर प्राप्त करना हो जाएगा ना, कि वो डिस्प्ले कर देगा। क्यों किया सर, क्योंकि यहाँ कपर जो है, चूँकि यहाँ पर रीजन बताएंगे, चूँकि कपर जो है मोर रिएक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है, किससे सर, सिल्वर से, काम खत्म, सिल्वर प्राप्त हो गया यहाँ पर। चलो 15 नंबर सवाल, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ये था ना, तो मैं 15 के आंसर पहले ही बता रहा था आपको, हो गया 15 का आंसर। अब बच गए आपके बच्चे जी 16 के आंसर। 16 का तो मैं लिख दिया हूँ HW, और क्यों नहीं लिखे HW, ऑक्सीजन के योग पर और ऑक्सीजन के ह्रास पर पदों की व्याख्या कीजिए। आपको उपचयन अपचयन आज जो डिस्कस किया हूँ वहाँ से आप जाके लिख लीजिएगा आंसर। हाँ सर, नोट्स में है आपके, वहीं से लिख दीजिए दोबारा, एक लाइन से आपका पूरा शेड्यूल बन जाएगा इस चैप्टर का। 17 नंबर सवाल पे आइए, 17 नंबर सवाल पे आइए। कहता कि एक भूरे रंग का चमत्कार एक तत्व को वायु में गर्म करने पर काला रंग हो गया है। भाई आप जानते हैं कपर को गर्म करने पर वो काला हो जा रहा था, याद आ रहा है कि नहीं सर, याद आ रहा है। तो 17 का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे सर, ठीक है सर, 17 का आंसर भी हो गया बच्चों का। 18 नंबर आइए सर,
लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? बच्चा बजाता है संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण से बचाने के लिए हम इसको पेंट कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये रहा 19 नंबर सर। ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ। तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? विकृत गंधिका से बचाने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए करते हैं सर। नहीं तो क्या होगा, ये लोग ऑक्सीजन संपर्क खराब हो जाएंगे, उनका स्मेल बदलने का नहीं बोलते। कभी चिप्स सब देखना, उसका थोड़ा सा उसमें सुई मार देना है, उसमें से गैस निकल जाएगा, ऑक्सीजन उसमें सिर्फ गया, लेकिन आपको मेहर आ जाता है, खाने पे उसका स्वाद बदलता है, गंध और अरुआ भी जाता है। हम लोग बासी बोलते हैं ना, बसिया आता है, इसीलिए। 19 हो गया सर। 20 नंबर में 2 प्रश्न है। संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिका किसे कहते हैं? ये सब पढ़ाया हूँ, फिर भी आपको एक बार संक्षारण की डेफिनेशन यहाँ भी दिखा देता हूँ। चलो, ये 20 का आंसर हो गया संक्षारण वाले का। और एक था विकृत गंधिका। तो विकृत गंधिका आपको डिटेल में वहाँ भी पढ़ा दिया हूँ, तो आप वहीं से लिख लीजिएगा ना। यहाँ पर मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ ये आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ये शायद 2021-22 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट BBI वेरी। मैं यहाँ लिखा हूँगा ना, ये 2024 में पूछा गया था, इस साल पूछा गया है। और ये शायद मेरे ख्याल से 2021-22-23 में पूछा गया ये वाला सवाल। ये दोनों में से कोई ना कोई फिक्स है, या दोनों में से, चारों में से सवाल तो हर बार पूछे ही जाते हैं। इस तरह से बच्चे जब पूरे NCERT के बैक इससे ख़त्म होते हैं, इसका मतलब आपको सब कुछ नहीं खत्म। कुछ मैं आपको PYQ भी लाया हूँ आपके नोट्स में से, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक से लाया हूँ। तो ये सब प्रश्न पूछे गए थे आपसे कि भाई समीकरण लिखिए, भाप से लोहा विक्रिया कैसे होगा? तो भाप हो गया, यानी जल का ही बनेगा, गैस के रूप में होगा, और सॉलिड्स लोहा है गर्म, तो ये बना। एक सवाल और पूछा गया था कि जल के साथ कैल्शियम का विक्रिया का भाई समीकरण लिखिए। तो भाई जल का H2 होता है, कैल्शियम का Ca होता है, और विक्रिया का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और गैस निकलती है। एक सवाल पूछा गया था संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये तो डिफिनीशन वही था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग समीकरण दे दिया था, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ दोबारा। नहीं, मैं कराया नहीं हूँ, खुद से लिखना है आपको। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जस्ट थोड़े पहले पढ़े हैं, उसको लिख दीजिएगा और इसको बैलेंस कर लीजिएगा ना खुद से। कर लोगे? कर लेंगे सर। चलो, अब सवाल है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये सवाल कहाँ से आ गए? ये सवाल आ गया आपके इंटेक्स वाले से। सर इंटेक्स क्या होता है? जो बुक में कभी कभी बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए गए थे, उसको हम बोलते हैं इंटेक्स वाले क्वेश्चन। ये रहा। अब मैं ये वाला क्वेश्चन सब कराता हूँ, प्रश्न वाले। चलो, ये आंसर लिखिए एक वाले का। एक का आंसर हो गया, बहुत बार करा दिया गया था, फिर भी यहाँ से लिख लीजिए। आपको लिखते लिखते सब याद हो गया था पहले लेक्चर में, लेकिन फिर सर एक बार दोबारा अभी सबको साथ में एक बार एक सिर्फ प्रश्न आंसर कराते हैं कि जब भी आप किसी प्रश्न आंसर पढ़ने का मन करते हैं पढ़िएगा। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को वही संतुलित करना है। बच्चा कर लेगा इसको। तो पहले 2 का एक वाले पार्ट कीजिए, इसको कीजिए। चलो, इन 2 के पहले वाले पार्ट का हम आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, ये रहा। बैलेंस करना था, हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन सिंगल था, 2 था, लेकिन यहाँ क्लोरीनिक था तो 2 से गुना किया, तब 2 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन था, बैलेंस हो गया। दूसरा सवाल ये है, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। चलो, बैलेंसिंग करना था, बैलेंसिंग कर दिया हूँ। आप डिटेल में बैलेंस कर सकते हैं, अच्छा रहेगा बच्चे जी आपके लिए। सोडियम जल से अभिक्रिया करके सवाल पूछा गया था परीक्षा में, बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा गया पेपर में। हो गया, आंसर आ गया। सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन 2, क्लियर है, बैलेंस है ये तो। चलो, दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 था ना, तीनों का हो गया, 1 2 तीनों का हो गया। 3 में आइए, निम्नलिखित समीकरण को भाई उसकी अवस्था के साथ साथ संतुलित अभिक्रिया की संतुलन में लाइए। इसको अवस्थाएं बताना है, यानी उसका फिजिकल स्टेट बताना है किस स्टेट में है। तो भाई बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में होता है, सोडियम सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म बोले सर जलीय बिल में होता है। तो ये तो बनेगा ही बनेगा, तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि सोडियम क्लोरीन से भी करेगा या बेरियम सल्फेट से करेगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। चलो, एक हो गया। दूसरा सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जल से, विलयन मतलब जल में क्लोराइड जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन का निर्माण कर जल बनाता है। तो ये इसके आंसर हो गए 2 वाले का। 2 प्रश्न आप तो बुक से लिखना है, मैं नहीं लिखा हूँ समय बचाने के लिए। हो गया। चलो, अब क्या होते हैं, अब हो जाते हैं आपके, ये ख़त्म हो गया, अब हो गए और बैक, ज़्यादा नहीं बचे हैं, बस यही थोड़े थोड़े प्रश्न। चलिए, इसके आंसर कीजिए पहले वाले का। एक बार तो आपको बुक का आंसर अब ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं है। चैप्टर आपने फिनिश किया, 2 लेक्चर देखे हैं, तब आप ये तीसरा लेक्चर को देख रहे हैं, ये उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं तो प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, जाके पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर रहिएगा। हो गया।
चलो पेज नंबर 11 का प्रश्न है, तो बिल्कुल 11 प्रश्न है, तो इसका वही है। सफ़ेदी करने में सबको पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड के हम विलयन बनाते हैं, और जो विलयन तैयार होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है, फिर उसको हम लोग घर पे लगाते हैं। तो इसके आंसर आपको बहुत पहले भी कराया हूँ। अच्छा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग कभी कभी आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, संगमरमर का सूत्र बताइए, संगमरमर। तो डरने का नहीं, संगमरमर का सूत्र ही कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, CaCO3 होता है। दोनों का आंसर हो गया, 1 और 2 का। अब क्रियाकलाप 1.7 में कहता है कि परखनली में गैस जो, अच्छा सर वो क्रियाकलाप दिखाते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला जो एक्टिविटी वाला, वहीं से प्रश्न है। तो आपको पता है कौन सा गैस दुगुना था, तो हाइड्रोजन गैस दुगुना था कि नहीं था उसमें, और क्योंकि जल बना था, जल को तोड़े थे आप, तो हाइड्रोजन, वही सर वही बात है, ये वाला प्रश्न हो गया, उसका आंसर ही हो जाएगा। जल को आपने तोड़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस से, हाइड्रोजन डबल है, ये हो गया। तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितना है बच्चे जी, ऑक्सीजन गैस की मात्रा के बराबर, दुगुना है। अच्छा, ऐसे आप नहीं बता सकते थे, इसको अगर बिना बैलेंसिंग करोगे तो इधर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, और उधर बनेगा O2। अभी देखो आपको लगता है कि लो हाइड्रोजन भी बराबर है ऑक्सीजन, अरे भाई दुगुना नहीं है, तुमको लगता दोनों दो ही दो है, नहीं, तो इसको बैलेंस करो। बैलेंस कहाँ था, हाइड्रोजन दो तो इधर दो, इधर ऑक्सीजन देखते इधर ऑक्सीजन दो हो गया है, तो इधर ऑक्सीजन दो करने के लिए 2 से गुना करो, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 4 से 2 से गुना करो। अब देखो हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन 2 है, तो भाई इसका डबल कौन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस ही है। चलो सर, इसके सारे आंसर हो गए। अब चलते हैं पेज नंबर 15 में, इम्पोर्टेंट। हाँ सर, IMP क्वेश्चन है, पूछा गया है पेपर में। चलो ये क्वेश्चन लिख लिया आपने, क्वेश्चन नोट हो गया सर, चलिए लिख लिया क्वेश्चन तो लिख लिया, अब इसके सॉल्यूशन तो आपके सामने है। मैं तो नहीं करने वाला था लेकिन कर दिया हूँ, बच्चे बाद में रोने लगते हैं चल के, सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अपने बच्चे नहीं, अपने जो लगातार पढ़ने बच्चे, कुछ होते हैं जो शरारती हैं, थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ते हो, जब लेक्चर पढ़ाए तो रिवीजन से नहीं करते हो, अंत में आके थोड़ा थोड़ा आप रोने लगते हो। अब भैया हैं तो फिर क्यों रोना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना। इतना 3 लेक्चर में कोई चैप्टर को पढ़ा दे इतना डिटेल में संभव नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई नोट्स बना के लाएगा नहीं, कोई आपको इतना सुंदर नोट्स ला के पढ़ाएगा नहीं, कोई अपना ही आपके आंसर कैसे एग्जाम में लिखना है इतना सुंदर आंसर लिख के भी नहीं लाएगा। हो जाते हैं भाई, और PDF सीडीएफ तो भाई बहुत सारे, मैं आपको तो अगर वैसे पढ़ना होता ना तो मैं भी चाहूँगा, तो बहुत सारे ऐप है जहाँ पर आंसर सोल्यूशन होते हैं, वहीं से पढ़ाया था। मैच करना है, ऐसा सुंदर आंसर आपको नहीं मिलेगा। ये अच्छे टीचर के नोट से आप बिलीव कीजिए उन पर, मैं इकलौता सिर्फ आप हम इसी चैनल पे हैं, तो इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, आपको बहुत सारे टीचर्स का नोट्स ला के पढ़ाता हूँ, उन्हीं का नोट से। तो समझे कि आप अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं, बस सिर्फ साउंड मेरा सुन रहे हैं, फ़र्क इतना ही है। आप दिल में ये सोच के चलना कि आपको हर टीचर अलग है, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, बायो का अलग, और हिंदी और मैथ में थोड़ा मैं ज़्यादा अपने तरफ से हेल्प करता हूँ, लेकिन वहाँ भी मैं मैथ में बहुत सारे टीचर्स के भी नोट्स को लाता हूँ, ताकि आपको बहुत RS अग्रवाल से भी क्वेश्चन बन जाए, KC सिन्हा से भी क्वेश्चन बन जाए, सिर्फ NCERT से नहीं रुकना है। सर 2 नंबर सवाल क्या, क्रियाकलाप 1.0 देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया कुछ भी अभिक्रिया देना, तो मैं एक ये आपको एग्जाम्पल दे दिया हूँ, आप कोई भी अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे सकते थे। तो 2 का आंसर हो गया। 3 में आइए, 2023 में पूछा गया सवाल, ये दोनों को सवाल पूछा गया था, कौन अपचयित हो रहा है, कौन उपचयित हो रहा है। मज़ेदार सवाल होता है एकदम। आप अभी आज के लेक्चर में आपको इसको कवर किया गया था, आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं, और आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो सर जी, सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। हाँ सर, सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। सर बहुत अच्छी बात है, सोडियम में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो सोडियम क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित पदार्थ है। अब देखो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा था ना, ऑक्सीजन क्या है बच्चे, अपचयित पदार्थ है, सबको जानते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन के कारण तो इसमें जुड़ रहा था, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण जो करवाता है, ऑक्सीकरण हो रहा है इसके कारण, तो ये अपचयित पदार्थ हो जाएगा। और जो अपचयन करवाएगा वो उपचयित पदार्थ हो जाएगा। बड़ा उल्टा नियम है इधर, जो उपचयन कराएगा अपचयित पदार्थ, और जो अपचयन कराएगा उपचयित पदार्थ। क्या दिक्कत है कि ये थे, तो इसीलिए सारी तोड़ ताड़ के लाए हैं कि बच्चा फंसे नहीं। एक एग्जाम्पल, दूसरा सवाल इसमें का ये वाला पूछा है, तो देख लें प्यारे जी, यहाँ भी तो वही हाल है ना। यहाँ तो आपको सिद्ध कह रहा है कि ये उपचयित पदार्थ है, ये उपचयित पदार्थ है, क्योंकि इसका ही इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अतः उपचयित पदार्थ CU है, और अपचयित पदार्थ तो बच्चा जानता है, यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। मैं कुछ PYQ क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके हो सकता है कि बुक में ना दिया हो, तो बच्चे नहीं अगर होते हैं। अच्छा बच्चे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, 2023 में पूछा गया था, क्या ऐसा आपको नोट्स में नहीं पढ़ाया गया है, थोड़ा सा बदल दिया है। कहता रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो क्या ये थोड़ा मूव करके पूछ लिए हैं 23 में, तो क्या आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया गया था इसमें, लेक्चर में नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाया गया सर जी।
ऐसा कौन टीचर है जो आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी साथ में लाया हूँ, इससे बड़ी बात क्या चाहिए। चलो देखो सर जी, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया था, है कि नहीं। आपको वहाँ पर पढ़ाया गया था ना क्या क्या बनता है सर। हाँ बिल्कुल सर पढ़ाया गया था। आप ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो साइंस में फ़ायदा क्या है, कम लिखना पड़ता है, इतने थोड़े सब कॉन्सेप्ट लिख दिए, टॉप अपने टू द पॉइंट आंसर लिखा, आपको ज़्यादा छापने भी नहीं है, टू द पॉइंट अपने पॉइंट समझा दिया। आपके टीचर्स खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर देंगे आपको, पूरे 5 में 5 तो देने के लिए उनको मजबूर होने ही पड़ेंगे। आपने लिखा है तो आपको नंबर तो उनको देने ही देने हैं, आपने उनका दिल जीता है। क्या ये क्वेश्चन नहीं करा दिया हूँ, PYQ है, कर लोगे ना आंसर। सर उसमें कौन सी गैस भरते हैं, तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं सर, कि विकृत गंधिका ना हो जाए। क्यों सर, क्योंकि उसमें सर ऑक्सीजन जाएंगे तो उस पदार्थ का तेलीय पदार्थ और वो पदार्थ क्या होते हैं, उपचयन हो जाता है उसका, उपचयन होने के बाद पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो वही आंसर आपको ये होमवर्क में कर लेना है, पढ़ा दिया गया है, नोट्स में आपके अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन बैंक पूछा गया था, कहते हैं यहाँ भरो अब क्या क्या बनेगा। ये तो मैं करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बताता हूँ, जस्ता इससे अभिक्रियाशील है तो ZnO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएंगे। खुद से भर लीजिएगा, कर दे क्या। चलो जस्ता क्या है, देखो इसका रीजन क्या है, चूँकि Zn मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन। कहाँ सर, रिएक्टिविटी सीरीज में Zn जो होता है H2 से मोर एक्टिविटी है, तो इसको अभी हटाएगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और इधर क्या बनेगा, फेरस आयरन, तो भाई आयरन क्लोराइड बनेगा FeCl, आयरन पर 2 चार्ज ले रहा हूँ तो FeCl2 प्लस इधर कौन सा गैस बाहर हो, इधर भी हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा, हो गया। अब दहन एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी ने इसको डिलीट किया हुआ है, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे अपने ज़माने में, तो जब हम 2007 में मैट्रिक का परीक्षा दिया था, एग्जाम दिया था, उससे हम लोग दहन पढ़ना पड़ता था। दहन आज आपके चैप्टर में दहन गायब हो चुका है, लेकिन मैं देख रहा हूँ दहन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर अब एनसीईआरटी ने क्या क्यों किया, तो आप एनसीईआरटी की गाली तो बिल्कुल नहीं दे सकते हो। आप कक्षा 8वीं में जाइए, वहाँ आपको दहन चैप्टर पढ़ाया गया है, तो वहाँ से आप दहन पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी सर जी अच्छे हैं, तो आपके लिए दहन एक बार रिविजन करता हूँ। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जलने पर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। सर कुछ एग्जाम्पल सामने दिखा दिया हूँ। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें सर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है इसका। और सर दहन के लिए आवश्यक शर्तें, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। अच्छा कोई चीज़ मैं बोलूँगा आपको, दिया में आप आग जलाए हैं, तो क्या आग जलेगा आपका, उसको अगर हम ढक देंगे किसी से, ऑक्सीजन ना हो तो सर नहीं जलेगा। उसके लिए 3 चीज़ होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, आपको दहनशील पदार्थ यानी जलने वाला पदार्थ। अब मैं बोलूँगा आप ईंटा को जलाओ तो ईंट जलेगा, नहीं जल पाएगा। पत्थर जलाओ, जलेगा नहीं। पहले तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, फिर उसके दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, अच्छी बात है, ऑक्सीजन वहाँ होना ही चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, बिल्कुल वहाँ लकड़ी, कपड़ा, लकड़ी से जो भी कागज होने चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी इग्निशन टेम्परेचर, प्रज्वलन ताप, जिस ताप पर कोई चीज़ जलना शुरू करता है उसे हम लोग प्रज्वलन कहते हैं, प्रज्वलन ताप कहते हैं। अब ज्वलन होता है तो 4 क्षेत्र बनता है। आप आग को थोड़ा ध्यान से देखना, उसमें एक नीला क्षेत्र होता है, उसमें काला क्षेत्र होता है, दीप क्षेत्र होता है, अदीप क्षेत्र होता है। तो जलन के 4 क्षेत्र हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, पेपर में आ रहे हैं आजकल सवाल। चलो अब मैं आपके लिए कुछ सर सवाल देंगे, आप बिल्कुल इसको कीजिएगा। पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर कि वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ क्यों नहीं जलता है। अगर आप लैंप, पहले हम पढ़ते थे, लैंप जला दीजिएगा। मैं आपको अब ऐसे काम कर रहा हूँ, घर पर कीजिएगा। मोमबत्ती जला दीजिएगा, कैंडल आराम से मिल जाएगा। और कोई गिलास लाइएगा शीशे का, उसको ढक देना, देखना थोड़ी देर बाद आपको मोमबत्ती जलना बुझ जाएगी। क्यों सर, क्योंकि सिर्फ उसमें CO2 बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो पदार्थ नहीं जलेगा। इसीलिए बोला गया था कि पोषक तत्वों की उपस्थिति, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। तो सर क्या इसको लिख पाओगे? हाँ सर लिख देंगे हम, आपको ही लिखना पड़ेगा। दहन की क्रिया क्या है, तो अभी डिफिनेशन थोड़ी देर पहले लिखवाया हूँ, वहीं से आंसर लिख दीजिएगा। कर पाओगे ना सर? हाँ, दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जलने पर कोई पदार्थ प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, दहन की क्रिया कहलाती है। और कोई एग्जाम्पल दिखा देने का, लिख देना दहन एक ऊष्माक्षेपी और उपचयन अभिक्रिया है, लिख दोगे सर? बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, लिख देंगे। एक सवाल ये भी है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को समझाइए, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो भाई दोनों जब साथ में होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसको हम रेडॉक्स ही बोलते हैं। डिटेल में आपको लेक्चर पढ़ाया गया, वहाँ से आप नोट्स में से ही यहाँ पर फिर से लिख लीजिए। मैं जगह छोड़ा हूँ, मैं तो कभी भी लिख दूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चे क्या आप करते हो कि नहीं। और मैं कभी आपको मुश्किल काम नहीं दिया हूँ, जितना होमवर्क दिया हूँ एकदम ईजी होमवर्क दिया हूँ, क्योंकि आपको पढ़ा दिया हूँ जस्ट पहले।
दहन के लिए आवश्यक शर्त जस्ट अभी पढ़ाया गया, दहन के लिए आवश्यक शर्त। ठीक है सर। अब मैं आपको क्या करता हूँ बच्चा जी, चैप्टर लगते हैं मेरे हिसाब से, आपके जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे खत्म हो गए। मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव का मेरे पास एक बुक है, टारगेट का है, और उसका पूरा ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। आपको नोट्स में नहीं लिखना है क्योंकि मैं नोट्स बना के लाऊंगा ऑब्जेक्टिव का अच्छे सीरीज में। आप लिख भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ऑब्जेक्टिव का पहला नोट्स बनाइएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जरूर उसको रिवाइज कीजिएगा। देखो बच्चे जी, मैं रखा हूँ ऑब्जेक्टिव का। तो मैं बताऊँ, जो भी मार्केट में कंपनियाँ कुछ भी आपको प्रोवाइड करती हैं पढ़ने के लिए, रेफरेंस बुक देती हैं, ये तो क्वेश्चन बैंक टाइप का हो गया। जो क्वेश्चन पूछे गए थे अब तक सारे क्वेश्चन इसमें हैं। आप इसको रिवाइज करने के लिए मैं ये कहता हूँ बच्चे, देखना इसमें के जितने क्वेश्चन होंगे ना आपसे 98% बन जाएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में कहीं आप फंस जाओ, कहीं पर बाई दे। ऐसे ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है कि आपके क्वेश्चन तो नहीं फंसने चाहिए बच्चों का, क्योंकि आप इसको कैसे अभ्यास करोगे। पहले तो नोट्स बना लिए हैं आप अच्छे से, एक बार नोट्स रिवाइज कर लेंगे। अब मैं इसको रिकॉर्ड तो इसी लेक्चर में कर देता हूँ ताकि बच्चे आप इसको इसी में रिवीजन कीजिएगा। लेकिन देखना इसमें के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखना, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। सर इसके आंसर क्या होते हैं, तो इसके आंसर हम आपको, चलो कहते कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातु जब जल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस उत्सर्जित होगा। तो इसके आंसर क्या कहोगे आप, तो देखो इसमें से जब कौन सी उत्सर्जित होगी, कौन सी गैस जब धातुएं जल से अभिक्रिया करेंगी। तो यहाँ पर धातु कुछ तो नाम नहीं दे रहे हैं, कौन सा मेटल है। तो मान के चलो जल से अभिक्रिया करेंगे तो कोई मेटल अपने मन से ले लेते हैं। वो पहले इसको आप सॉल्व करो, क्या आंसर है आपका, कर लिया आपने। हाँ सर बच्चों ने कर लिया, तो बच्चों ने कर लिया तो सर क्यों पीछे रहेंगे। सर भी थोड़ा करिए लेते हैं, लगे लगे थोड़ा थोड़ा हम भी अपना हाथ पैर चला लेते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर जी तो बहुत आराम कर रहे हैं। चलो कोई मेटल लेता हूँ, मैं मेटल लेता हूँ, मान के चलो मैं आयरन ले लिया हूँ। जल से अभिक्रिया कराता हूँ तो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो जब आयरन मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो इसको डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हमको यही तो बताना था कौन सा गैस। तो भैया जी, अरे बहुत बड़ा हो गया, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। सी के साथ जाइए। ये तो बच्चे जी बताइए, नहीं तो थोड़ा मुझे दुख होगा आपको कि आप इसको क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। Fe2O3 × 2L कौन सी अभिक्रिया, जल्दी बताओ तो जल्दी से दू का आंसर बताइए। तो दू का जिन जिन बच्चों ने डी किया आपने बहुत अच्छा किया, साइड में आंसर लिख लीजिएगा। चलो हो गया। लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक डालोगे तो ये तो आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया, तो शोषण एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, नोट्स में है आपके, पढ़ाया गया ढंग से। यहाँ देखो कॉपर को अभिक्रिया क्या हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड में, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है बच्चा जी, कॉपर का हो रहा है ऑक्सीजन का ह्रास, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इसका, जल्दी बताओ जल्दी से, अभी जस्ट थोड़ा पहले कर रहा हूँ। 5 के आंसर एक बार बता दीजिए आप, 5 के आंसर बता दीजिए। तो कॉपर का हो रहा है डिडक्शन, कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, अपचयन हो रहा है, और ये अपचयन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने हुए क्या कहलाता है। ये थोड़ा मैं बोला ना 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाले, क्लास 9 से आ सकते हैं सवाल, तो ये क्लास 9 से है। 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 7 नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, जल्दी कीजिए। 7 का आंसर हो गया। 7 के आंसर आपके हो जाएंगे ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। या ऑक्सीकरण ना देकर परीक्षा में ये दे सकता था, कॉपर का उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, कभी नाम से चेंज कर सकते, इसीलिए इंग्लिश याद रखना, ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। सिल्वर क्लोराइड का रंग आज ही पढ़ाया हूँ, उजला होता है। 8 का ए हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन बोला था कि नोट्स में 2 बार पूछा गया है, पूछिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पढ़ लिए हैं। अब बाकी थोड़ा आप करिए ना, सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में हैं, इसलिए मैं थोड़ा आगे चलना चाहूँगा। हो गया 11 हो गया। सबके आंसर लिख लीजिए, मैं एक बार आपको आंसर से दिखा दूंगा इन्होंने क्या दिया है, ताकि अभी तो सही गलत की पहचान करो कि जो भी मार्केट में बुक आती है कि आपके लिए सही अच्छे से आंसर प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। तो एक बार जल्दी से कीजिए। 14 तक दिख रहा है आपको, 17 से देख लीजिए एक बार। 19 हो गया, चलो 20 हो गया, 21, 22। अच्छा एक मिनट, पहले आपने 20 तक देखा था, 20 तक का आंसर इन्होंने क्या लिखा है थोड़ा देख सकते हैं आप। इन्होंने 20 तक का आंसर यहाँ पर लिखा है, देखो 1 से लेकर देख लीजिए 20 तक का आंसर इन्होंने क्या लिखा है बुक वाले ने। ये मेरा आंसर नहीं है, खुद इनका है 14 तक। चलिए अब 21 देखिए,
14 एबल 21 22 23 24 26 27 28 29 30। देखो यहाँ पर डेट डाला है कि कब कब सवाल पूछे गए हैं। देखो ये 2022 में पूछा गया था, 32 तक हो गया, और 32 के बाद देखिए 33 36 तक दिख रहा है ना, 36। ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब थोड़ा इनके आंसर देख लीजिए 21 से लेकर, ताकि मैचिंग कीजिएगा, जो गलत होगा उसको सही कीजिएगा। चलो तो बच्चे जी इनके पास फोटो देखो, मेरे पास तो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्योंकि मैं अभी आपके लाने वाला हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा मेरा, अभी लेट हो सकता है बच्चे जी, मैं ऑब्जेक्टिव तो कभी भी करा सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव तो आपको बहुत दिन है मेरे पास, ये ऑब्जेक्टिव कम नहीं इसमें, ये बहुत आपके इतना 53 क्वेश्चन हो गया। अब बीच बीच में मैं करा ही दिया हूँ, यानी आप तो 60-70 क्वेश्चन पे हो ही जाएंगे। लेकिन एक बार मैं भी थोड़ा पेपर एक बार और एनालाइज करके लाऊंगा। तो इस तरह से मेरे वीडियो होते हैं ख़त्म। और मैं आपको लास्ट में ये बोलता हूँ, ये चैप्टर जब ख़त्म होता है तब बोल दे रहा हूँ आपको थैंक यू। और थैंक यू सर, क्योंकि बच्चे आप इतना समय निकाल के इतने बड़े लेक्चर देखते हो, इस लेक्चर के नोट्स बनाते हो, साथ में आंसर साथ में कर रहे हो, ये अच्छी बात है आपके लिए, फ्यूचर के लिए। आप क्लास 11-12 जाओगे तो आपको साइंस में दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद। बाकी मेरे मैथ और फिजिक्स और बायोलॉजी जो भी संस्कृत पढ़ा दिया हूँ, मेरे प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाकर वहाँ से पढ़िए बच्चा जी। पूरा आपका संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ खत्म है। एक बार ये दोबारा केमिस्ट्री शुरू किया हूँ, अब वहाँ से भी पढ़िए, आगे बढ़िए। मेरा वीडियो का इंतजार मत करिए, वीडियो कब आएगा, आगे 2 दिन आगे पीछे आते रहेंगे नए नए लेक्चर्स। लेकिन आप पुराने लेक्चर से पढ़िए, बहुत सफिशिएंट है आपके फुल मार्क्स दिलाने के लिए। और मैथ में कुछ पार्ट बच गया, उसको मैं जल्दी ख़त्म कराने वाला हूँ। तो दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके मन में कुछ भी मेरे प्रति आपकी मेहनत के जो अच्छे लगे हों, तो एक अच्छी सी बातें लिख दीजिएगा, ताकि आपकी अच्छी सी बातें लिख के हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे, हमें भी थोड़ा एनर्जी मिलेगी। बच्चे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा लगता है, और आपके लिए अच्छे काम करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।